हमने इलेक्ट्रिक करंट के अभी तक के वीडियो में सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक फार्मूला हमने सीखा। ये देखिए I = Q/T, हमने बेसिक फार्मूला इंटेंसिटी ऑफ करंट, और अपने पिछले वीडियो में आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला निकाल के दिखाया Vd, V फॉर वेलोसिटी। ये V के बेस में D लिखना है, ऐसा नहीं कि V और साथ में D, नहीं तो हम बाद में D की वैल्यू सोचने लगते हैं। ये ऐसा लिखना है Vd, और इसका हमने फॉर्मूला निकाला आप E/m टाउ। आप ये माइनस का साइन दे सकते हो, चार्ज ऑन होने लगता है। तो हमने ये जो भी इसमें सिंबल यूज किए इसका सबका आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे I फॉर इंटेंसिटी ऑफ करंट, Q विद द टोटल चार्ज इज फ्लो इन वन डायरेक्शन, T जितने टाइम में फ्लो किया, Vd फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये स्मॉल e विद द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, आप माइनस भी यूज कर सकते हैं, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अप्लाइड, M फॉर मास ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ विद द रिलैक्सेशन टाइम। तो इस तरह से हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को देखा। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो वो हम आज देखेंगे। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये ऐसा, इसकी जो लेंथ वो है L, लेंथ L, और इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A। ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इसमें चार्ज भरे हुए हैं, चार्ज भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो चार्ज कैरियर का काम करेंगे। हमें रिलेशन निकालना है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके फॉर्मूला को भी आगे चलकर बहुत यूज किया जाएगा। तो अगर आपको करंट से रिश्ता निकालना है तो आपको इस केस में, कंडक्टर के केस में, टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा जो एक किसी क्रॉस सेक्शन से पास करे, और कितने टाइम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ कितने टाइम में पास किए वो निकाल करके यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले Q, यानी कि इसमें टोटल चार्ज कितने हैं, टोटल चार्ज कितने हैं। तो टोटल चार्ज कितने हैं इसको जानने के लिए तो आपको ये गिनना पड़ेगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा डिफाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे क्या, देयर इज ए कंडक्टर, देयर इज ए कंडक्टर, कंडक्टर whose length is L, whose length is L, and area of cross section, area of cross section is A। ये कंडक्टर की पहचान हुई, लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका A। हमने आपको पहले बताया कि अगर आपको करंट से रिश्ता निकालना है तो आपको दिखाना होगा उसमें टोटल चार्ज कितने हैं, और ये टोटल चार्ज जो फ्लो करेंगे उसको वेलोसिटी Vd के साथ में कितना टाइम लग रहा है। अगर ये दोनों मिल गए तो हम यहाँ वैल्यू को पुट करेंगे और शायद उससे रिलेशन निकल जाए। तो हमने पहले इस कंडक्टर को डिफाइन किया कि कंडक्टर whose length is L and area of cross section is A। टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर आपको एरिया मिल गया और लेंथ मिल गया तो बड़े आराम से आप इसके वॉल्यूम को बोल सकते हैं, लेकिन दैट इज इट्स वॉल्यूम, इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इनटू लेंथ AL, ये टोटल वॉल्यूम है। अब हम मानते हैं क्या कि इसमें यूनिट वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N। क्यों मानेंगे ऐसा, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों निकालने हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमें मिल जाएगा तो उसी के माध्यम से हम टोटल चार्ज निकाल पाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम हमें मिल गया AL। अब हम यहाँ डिफाइन करेंगे कि यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और यूनिट वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन यदि निकल गया तो इतने वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं N, if N be the number of electrons, number of electrons per unit volume, per unit volume, एक वॉल्यूम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या मान लिया N। अब ये याद रखिए कि हम लोग जब तक ये चैप्टर पढ़ते रहेंगे तब तक ये स्मॉल n का मीनिंग यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्मॉल n से इंडिकेट करेंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं तो वन यूनिट वॉल्यूम में मिल गए हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो ये वन वॉल्यूम पर है, टोटल वॉल्यूम क्या है AL, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NaL। ये हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, टोटल चार्ज। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम हो गया या हमने सिंबल के रूप में मान लिया तो हम बड़े आराम से टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं क्या, इफ
माइनस ई बी द चार्ज, माइनस ई बी द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे हमने कितना चार्ज मान लिया, माइनस ई, देयरफॉर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज Q। तो कैसे करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, इसको NaL को माइनस ई से किया तो माइनस NeAl, ये हमें टोटल चार्ज निकल गया, यानी कि हमें Q निकल गया, इस Q। तो टोटल चार्ज तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए T, ये T किसका, इस लेंथ पे, मतलब यहाँ के क्रॉस सेक्शन से चल करके इस लास्ट क्रॉस सेक्शन यानी L लेंथ को क्रॉस करने में टोटल इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा। टोटल इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर गया, तो उसका उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। लास्ट इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन एक तरफ चल रहे हैं, यदि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो सभी इलेक्ट्रॉन एक तरफ चल रहे हैं, तो हम देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इस लेंथ को कब क्रॉस कर रहा है, उस टाइम को हमें निकालना है, उस टाइम T को हमें निकालना है। बाकी को उधर इलेक्ट्रॉन से कोई लेना नहीं है, बस इस क्रॉस सेक्शन से इस क्रॉस सेक्शन तक टोटल इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करने में विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd के साथ में, vd के साथ में कितना टाइम लगा, तो हम उस टाइम को मान लेते हैं T। तो हम क्या लिखेंगे, इफ T be the time taken, T be the time taken by all electrons to cross length, total length क्या है L, to cross length L with velocity vd। हमने क्या मान लिया कि टोटल हमें कितना टाइम लगा, टोटल इलेक्ट्रॉन को T टाइम लगा क्या करने में, टोटल इलेक्ट्रॉन को इस L लेंथ को क्रॉस करने में टाइम लगा T, किस वेलोसिटी के साथ में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में। तो ये हो गया। तो अब इसका हम क्या फॉर्मूला सजा सकते हैं, तो बहुत बेसिक फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T का फॉर्मूला, तो आंसर है डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है L, कितने वेलोसिटी से vd, तो क्या हो जाएगा L बाय vd। इस तरह से हमें ये मिल गया है T और इस तरह से हमें ये मिल गया है Q। तो Q और T दोनों मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, करंट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिश्ता। उसके बाद बहुत आसान है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, बताना पड़ेगा, सिंस I is equals to Q divided by T, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है। तो Q की वैल्यू क्या है, NeAl, हमने यहाँ पुट किया, इसकी वैल्यू हमने पुट की NeAl, और T की वैल्यू L by Vd, दिस इज L, और यहाँ पर ये नीचे हमारा Vd होता, ये ऊपर चला गया Vd, ये L कैंसिल, I की वैल्यू NeA, और साथ में ये हो जा रहा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी E, और इसके बेस में D। ये हमारा रिश्ता निकल रहा है करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, I इक्वल्स टू NeAVD। सभी सिंबल का मीनिंग है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E क्या है, E be the चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ पर क्या माना, माइनस E, आप यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे, ये भी माइनस रहेगा, ये माइनस चार्ज माइनस E हमने लिया है, तो ये इसका डायरेक्शन होगा। तो NeAVD, माइनस E be the charge of one electron, A is what, A is the area of cross section of the conductor, and Vd be the drift velocity। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि N कांस्टेंट वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है। अगर इसके कुछ कंडीशन में चेंजिंग नहीं किया गया, इसके प्रेशर या इसके वॉल्यूम या इसके टेम्परेचर को चेंज नहीं किया गया, तो एरिया भी इसका कांस्टेंट होगा। तो ये तीनों का तीनों कांस्टेंट है, तो हम I और Vd में क्या रिश्ता बता सकते हैं, तो अगर आप इस कांस्टेंट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल, और साथ में हो जाएगा Vd। तो हम बोलेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, I इज प्रोपोर्शनल टू Vd। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, I इक्वल्स टू NeAVD। इसको बार बार बोल करके लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, और यदि हमसे पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो रिश्ता क्या आता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। माइनस साइन एक और चीज यहाँ पर इंडिकेट करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, चार्ज के चलने का, जो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर वो चार्ज हमारा लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है
तो हमने यहाँ पर साइन देखा है, पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, इसका मतलब करंट हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में माना जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लेफ्ट है तो हमारा करंट का डायरेक्शन राइट होगा, तो ये नेगेटिव साइन उस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको जरा नोट करेंगे आप लोग, इसको पॉज करके, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक बताया जाएगा। ओके, तो आपने कर लिया। तो इसमें एक और भी रिलेशन याद रखेंगे, जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा I = NEA VD, ये हमें रिलेशन को याद रखना है आगे के लिए। अच्छा, एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, VD = EE/m टाउ, माइनस को अगर हम इग्नोर करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो EE/m टाउ। तो इसमें हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं जिसमें ये VD नहीं होगा। कैसे डिराइव कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी होगी, रिलैक्सेशन टाइम दिया होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये देखिए NEA और इस VD जगह हम पुट कर देंगे EE/m टाउ, तो इसीलिए हमारा I का एक तीसरा फॉर्मूला बनता है N, ये E और ये E मिला देंगे तो हो जाएगा E² AE/m × टाउ। तो ये हमारा I का एक नया एक्सप्रेशन चलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो अभी तक देखा जाए तो हम I के 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्मूला था I = Q/T, सबसे बेसिक फॉर्मूला। दूसरा हमारा फॉर्मूला हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन में निकाला, एंड द फॉर्मूला इज I = NEA VD, VD विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये तीसरा फॉर्मूला जो हमने इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में निकाला, फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। उसका फॉर्मूला NE², ये वाला ही छोटा वाला ही, NE² AE/m × टाउ, NE² AE/m टाउ। इस तरह से करंट के तीनों के फॉर्मूला में किसके साथ रिलेशन दिया गया है इसको याद रखेंगे। इसको एक दो बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे। I = Q/T, I = NEA VD एंड I = NE² AE/m टाउ। ये हमारे करंट के कुछ रिलेशन, और ये करंट के रिलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से निकाला, रिलैक्सेशन टाइम से निकाला। अगर मास के साथ इसका रिश्ता पूछा जाए तो मास के साथ इसका रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर मास ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू कम होगी, तो ऑब्वियस सी बात है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट पढ़ने पहले ये बात समझते हैं कि हमने क्या देखा कि जब हमने कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक सेल लगाया, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके हमने इसके इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट किया। हमने क्या किया, ड्रिफ्ट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए तब हमारे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए एक तरफ में। तो क्या सभी मटेरियल में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर सभी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी सेम होगी? तो आंसर है नहीं। ये उसके मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, मटेरियल के नेचर पर कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया और कितने ड्रिफ्ट हुई। अगर हमने कम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पाया, इसका मतलब वो बहुत अच्छा कंडक्टर होगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई, उसका नाम होगा मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू, इसका सिंबल क्या हो गया, म्यू। तो अभी आपको क्या बताया, हमने नेचर क्या देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए। यहाँ पर हमें क्या देखना है, मटेरियल, कौन से मटेरियल, हम क्या चाहते हैं, हम कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं और इलेक्ट्रॉन ज्यादा ड्रिफ्ट हो। क्यों ज्यादा ड्रिफ्ट हो, क्योंकि यदि करंट से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन को देखेंगे, इन सभी को अगर हम कांस्टेंट मान लें, I = NEA VD, तो करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम ज्यादा ड्रिफ्ट चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमें लगाना है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो मटेरियल कम इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के ज्यादा ड्रिफ्ट करेगा वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, उसमें करंट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी क्या है, तो मोबिलिटी विद द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। यूनिट
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई में कितना ड्रिफ्ट हुआ, ये अलग अलग मटेरियल का निकाला और एक नंबर बता देने मात्र से हम समझ जाएंगे कौन सा मटेरियल ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा करंट बनाने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे कि यदि हमने ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और जिसकी वेलोसिटी वो हो गई क्या, Vd। ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वेलोसिटी क्या हो गई, Vd। तो हम पूछेंगे यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी हो जाएगी, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में हो जाएगी Vd डिवाइडेड बाय E, Vd डिवाइडेड बाय E। ये जो आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी म्यू। ये सभी मटेरियल के अपने अपने वैल्यू होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो और वेलोसिटी ज्यादा हो, जिससे हमारे उस मटेरियल की मोबिलिटी ज्यादा हो, तो उस मटेरियल को ज्यादा अच्छा माना जाएगा करंट के लिए, उसको ज्यादा अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। तो ये फिजिकल क्वांटिटी बनी, इसका डेफिनेशन आप नोट करेंगे, आपको दे दिया जाएगा म्यू इज इक्वल टू Vd डिवाइडेड बाय E। द वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द मटेरियल पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ द मटेरियल, वो उस मटेरियल की मोबिलिटी बोली जाती है। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूला के माध्यम से इस फिजिकल क्वांटिटी का जब भी कोई फॉर्मूला आता है तो हम उसका यूनिट बनाते हैं, उसका डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हैं, तो आप फॉर्मूला के माध्यम से इसका यूनिट और डायमेंशनल इक्वेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास ये Vd है, ये Vd क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का यूनिट इसकी यूनिट निकाले हैं, मोबिलिटी की यूनिट। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या चला रहा है, Vd डिवाइडेड बाय E। आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे इसकी यूनिट एक हो गई, जैसे Vd ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, फोर्स बाय चार्ज, जिसमें फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का क्या होता है, कूलम। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट को पूछेंगे तो होता है न्यूटन पर कूलम। हम यहाँ क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलम। और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, ये जो नीचे से ऊपर जाएगा तो मीटर हो जाएगा Vd बाई E, मीटर पर सेकेंड। ये पर कूलम ऊपर गया तो कूलम, न्यूटन चला गया तो पर न्यूटन। मीटर पर सेकेंड कूलम पर न्यूटन, ये इस मोबिलिटी की यूनिट होगा। अच्छा, आप एक और भी तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वेलोसिटी का तो हो गया यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और इस इंटेंसिटी का, तो इंटेंसिटी का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, V बाय L या dV बाय dr जो आप यूज करते हैं, V बाय L। तो अगर हम V की बात करेंगे तो V का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और L का क्या हो जाएगा, मीटर। तो हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, वोल्ट पर मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर, जिसको आप सॉल्व क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर स्क्वायर, मीटर और ये मीटर हो गया, मीटर हो गया पर सेकेंड और हो जाएगा पर वोल्ट। तो इस तरह से आप इसके फॉर्मूला के माध्यम से आप इसके यूनिट को तैयार कर सकते हैं। मीटर स्क्वायर, कैसे मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हमने निकाला, अच्छा पर मीटर यहाँ हो जा रहे हैं, वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर हमने यहाँ पे लिखा, ये जो ऊपर गया तो m टू द पावर 1 यानी कि m स्क्वायर पर सेकेंड पर वोल्ट, ये इसकी यूनिट होगी। तो ये दो तरह से हम इसकी यूनिट को निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो सकता है, तो डायमेंशनल इक्वेशन आप इसी के आधार पर निकालेंगे सॉल्व करके, डायमेंशनल इक्वेशन। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास आया मीटर पर सेकेंड कूलम पर न्यूटन, तो आप फॉर्मूला के माध्यम से इसका डायमेंशनल इक्वेशन तैयार कीजिए। तो सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा मीटर है, तो मीटर का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, L, सेकेंड का t टू द पावर -1 कूलम। यहाँ पर जो हमने यूज किया है न्यूटन पर कूलम, तो कूलम का डायमेंशन क्या होता है, तो यहाँ पर जैसे I का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है Q डिवाइडेड बाय T, तो Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I इंटू T, जहाँ पर I का डायमेंशन होता है A और इस स्मॉल t मतलब टाइम T, तो कूलम की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, AT, ये कूलम चार्ज का होता है तो AT, और न्यूटन का डायमेंशनल इक्वेशन, तो यहाँ पर आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, न्यूटन फोर्स का होता है और फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए mLT-2, हम यूज करेंगे यहाँ पर mLT-2 होल टू द पावर -1। इसी को आप जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आप इसके डायमेंशनल इक्वेशन को तैयार कर लेंगे। ये फिर से ये हो गया मीटर किसका लेंथ हो गया, पर सेकंड टाइम का, कूलम का हमने निकाला 80, न्यूटन होता है फोर्स का, इसका डायमेंशनल इक्वेशन mLT-2 द पावर -1। इसे सॉल्व करके हम मोबिलिटी के डायमेंशनल इक्वेशन को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नया फिजिकल क्वांटिटी बना
इस फिजिकल क्वांटिटी में हमने क्या देखा कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ये मटेरियल की वैल्यू होती है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मोबिलिटी। अच्छा सिंबल हमने क्या देखा, म्यू, तो ये रहा इसका फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय ई, ये इसका फॉर्मूला। ओके, इसको नोट करेंगे, अगला टॉपिक हमारे पास आएगा। तो इस तरह से हमने मोबिलिटी के फॉर्मूला को भी निकाल लिया। हम चाहें तो उसका करंट से रिश्ता भी निकाल सकते हैं, जैसे जो हमारे पास मोबिलिटी का फॉर्मूला, म्यू का फॉर्मूला आया Vd बाय ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जैसे हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है, I इक्वल्स टू NEA Vd पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और हमें रिश्ता निकालना है मोबिलिटी से। तो हम यहाँ से इस एक्सप्रेशन से Vd की वैल्यू को म्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, Vd इज इक्वल्स टू म्यू ई, तो यहाँ पुट कीजिए I इज इक्वल्स टू NEA और Vd का अपन म्यू और साथ में ये, तो ये एक नया फॉर्मूला करंट का फिर से तैयार हो गया, NEA म्यू ई विद रिस्पेक्ट टू म्यू विद रिस्पेक्ट टू मोबिलिटी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अभी तक हमने फॉर्मूला क्या क्या पढ़ा करंट का, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, I is equals to NEA Vd, I equals to NE square AE by m tau and final formula NEA mu E। तो अब सारे फॉर्मूला पे जब कॉपी में तैयार करते रहेंगे और जितने भी इसके सिंबल हैं उसके मीनिंग को भी लिख के याद करेंगे। तो ये हमने कुछ फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरी फेमस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आपने पहले भी नाम सुना है, इसको आपने पढ़ रखा है, फिर से आपके सिलेबस में दिया गया है। ओम्स ने क्या दिखाया, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसकी लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, यहाँ पर हमने एक सेल लगा करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने यहाँ पर एक डिवाइस लगाया, एक वोल्टमीटर, वो ऐसे कनेक्शन कर दिया हमने दोनों क्रॉस सेक्शन पर, और यहाँ पर मान लीजिए कि हमने करंट के वैल्यू, आपको याद रखना है कि टोटल करंट उस डिवाइस से होकर के जाए जिससे हमारा एक्यूरेट करंट की वैल्यू बता सके। यहाँ पर हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया इस तरह से। तो यहाँ पर ये हो गया इसका सेल, और इसकी ईएमएफ के बारे में तो आपको आगे चल के पढ़ना है, वो पूरा डिटेल है, तो उसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको ओम्स लॉ के बाद जब इसका टॉपिक आएगा ईएमएफ, तो उसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स ने अपने लॉ में क्या देखा कि जब उन्होंने देखा कि ये डिवाइस आपको, हाँ ये याद रखना है कि आपको एम्पियर मीटर का ऐसी जगह लगाना है जहां से टोटल का टोटल चार्ज वहां से होकर के क्रॉस करे। तो ये हो गया वोल्टमीटर, और यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट करेंगे जिससे हम वोल्टेज को घटा सके बढ़ा सके। जैसे हमारे फैन में रेगुलेटर लगा रहता है, हम वहां पर वोल्टेज बढ़ाते घटाते हैं। तो हमने क्या देखा उसका हम उसको रीड करते हैं, स्टडी किया हमने। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास हो गया ये वोल्टेज, ये हमने रीडिंग लिए, ये हो गया हमारा वोल्टेज, और ये हो गया हमारा करंट। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम यहाँ पर वैल्यू वोल्टेज को हमने दिया 0, तो करंट भी क्या हो गया 0। फिर हमने वोल्टेज बढ़ा करके यहाँ पर कर दिया 1, तो ये हो जाता है 2। फिर हमारा वोल्टेज हो जाता है 2, तो ये हो जाता है 4। जब वोल्टेज होता है 5, तो ये क्या हो जाता है 10। तो हमने क्या देखा इस मटेरियल में, इस कंडक्टर में, कि वोल्टेज जैसे ही बढ़ता है करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। जैसे वोल्टेज 0 से 1 हुआ तो करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई। वोल्टेज हमारा जब 1 से 2 हुआ तो ये हमने इसको 2 टाइम बढ़ा, ये भी इसके 2 टाइम इंक्रीज कर गया। हमने इसको 5 टाइम किया, ये इसका 5 टाइम इंक्रीज कर गया। इस तरह से जैसे जैसे वोल्टेज हमारा इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारी करंट की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। इसका मतलब क्या है, इस रिश्ते को क्या बोलते हैं, इस रिश्ते को बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस रिश्ते को क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ओम्स ने अपने लॉ में यही बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर यहां देखिए लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इन्होंने क्या बताया, द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, द करंट फ्लो through the conductor, the current flow through the conductor is directly proportional to the
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड द कंडक्टर। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली, हमें पता है कि इस रिश्ते को बोलते हैं क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, directly proportional to the potential difference, to the potential difference applied, potential difference applied across the end of conductor, end of conductor। ये ओम्स का कहना था। According to Ohm's law, the current flow through the conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of the conductor। अच्छा एक बात और, इसमें ये कंडीशन रखा गया है कि इसमें बीच में इसके जो फिजिकल शेप है, जैसे इसकी प्रेशर है, टेम्परेचर है, लेंथ है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन इसका चेंज नहीं होना चाहिए, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन remains unchanged, ये ओम्स का कहना था। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन remains unchanged। उसकी फिजिकल कंडीशन मान लीजिए उसके प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, ये सब चेंज नहीं होना चाहिए। उस केस में हमने देखा, ये ओम्स ने बताया कि पोटेंशियल और करंट का रिश्ता कि ये दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल के चेंज होने से करंट की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन ये भी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। फिलहाल आपको ये बताऊंगा कि इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे, और वो जो कांस्टेंट होगा उसका नाम होता है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, RI, where R is what? Resistance। R is what? Resistance। ये ओम्स ने अपने लॉ में बताया, और रेजिस्टेंस का बहुत डिटेल आपको पढ़ना है। फिलहाल ये है ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, और ओम्स लॉ के अपने स्टेटमेंट को ना कि सिर्फ दिया बल्कि उसे प्रूफ किया। तो ये आप ओम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिखेंगे इसको, और उसके बाद इसके प्रूविंग को आपको बता करके आज के वीडियो को समाप्त करूंगा। इसको आप नोट करिए। ओके, तो हमने अभी ओम्स लॉ के स्टेटमेंट में ये देखा कि V इज इक्वल्स टू IR, वेयर V विद द पोटेंशियल अप्लाइड, I विद द टोटल करंट एंड R विद द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो आपने पहले पढ़ रखा है, ऑपोजिशन ऑफ करंट, जहां पर इसके बारे में आपको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। R इज इक्वल्स टू V बाय I, और शायद आप इसका यूनिट पढ़े ओम्स लॉ के अनुसार, रेजिस्टेंस का यूनिट जो बनाया गया वो आपको बताया जाएगा। तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ को प्रूफ कीजिए कि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो I का जो हमने कुछ फॉर्मूला पढ़ रखा है, आप उसमें कोई एक ले लीजिए, जैसे सिंस I इज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा NEAVD, I इज इक्वल्स टू NEAVD, VD फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें एक्चुअली में रिश्ता किसके चाहिए? I का चाहिए V के साथ। ये V फॉर वेलोसिटी नहीं, ये V फॉर पोटेंशियल। तो आप इस तरह घुमा फिरा के सोचिए कि यहाँ पर ये वेलोसिटी जो VD है, इसका रिश्ता E के साथ में होता है। VD का रिश्ता किसके साथ होता है? E के साथ में, और E का रिलेशन होता है पोटेंशियल के साथ में। जब वह पोटेंशियल आएगा तभी हम I में और V में रिश्ता निकाल पाएंगे। अगर आपको उस रिलेशन का फॉर्मूला एग्जैक्ट मालूम है तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही इजी है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? पहले VD को E में चेंज करेंगे, और फिर इस E को पोटेंशियल में चेंज करेंगे। तो हम उसके फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हम E में कैसे चेंज करेंगे? हो जाएगा क्या कि I इक्वल्स टू NEA, VD का रिलेशन E के साथ में क्या होता है? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था VD E बाय M इनटू टाउ, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है VD का फॉर्मूला E बाय M टाउ माइनस E बाय M टाउ। तो यहाँ पर I का वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? N। अब इस E को आपको V में कन्वर्ट करना, पोटेंशियल में, E इनटू E स्क्वायर A टाउ M, और इसी को बाहर निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि इसी को आपको पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तभी आप पोटेंशियल और करंट में रिश्ता देख पाएंगे। तो यहाँ पर इस E का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है? तो
I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ एन, और इसका फॉर्मूला था v, और कंडक्टर के लेंथ को यदि हम l माने तो वो क्या हो जाता है l। हमने कंडक्टर का अभी जो बनाया था ग्राफ पे, उसमें कंडक्टर का लेंथ हमने क्या माना था l, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है e का फॉर्मूला dv बाय dr, तो यहाँ पर e को हम क्या बोल सकते हैं v बाय जो लेंथ है, यहाँ की जगह हम क्या यूज करेंगे l, तो e इज इक्वल टू v बाय l। अब i और v एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, और आपको क्या रिश्ता निकालना है, i v को अकेले करना है, i के साथ हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। इस v को अगर अकेले करना है तो आपको इन सभी को i के पास भेजना पड़ेगा। तो जब ये i के पास आएंगे तो मैथमेटिकल रूप से क्या हो जाएगा, ये ml ऊपर ml बाय n e स्क्वायर a टाउ, और ये क्या हो जा रहा है v। अब इन सारे सिंबल को देखिए, m मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास, l लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है, ये n डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, ये e चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, a इधर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये भी कांस्टेंट है, एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम, जो एवरेज हम लोग टाइम को पहले निकालते हैं, ये सभी कांस्टेंट वैल्यू। तो ये अगर सभी कांस्टेंट है, अगर हम इसको ऐसा लिख देते हैं i इज इक्वल टू ml बाय n e स्क्वायर a टाउ, और यहाँ लिखते हैं i, तो अगर ये सभी कांस्टेंट है और कांस्टेंट को यदि हम हटा देते हैं तो हम क्या देखते हैं, i ये कांस्टेंट हट गया, हमने यहाँ लगाया प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर क्या हो गया v, जगह v, ये हमें क्या मिलता है यहाँ पर v इज प्रोपोर्शनल टू i, v इज प्रोपोर्शनल टू, इस पूरे कांस्टेंट को हटाया, v इज प्रोपोर्शनल टू i, और ये जो हमारा ये पूरा कांस्टेंट है ml बाय n e स्क्वायर a टाउ, ये हमारा आगे चल के डिटेल पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये हमारा ओम्स लॉ का प्रूविंग हुआ। हमने क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया, I का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखा हमने, वेडिक सर्कुलेशन I इज इक्वल टू n e Vd। मान लीजिए अगर आपको ये फॉर्मूला ही याद ना हो, Vd का इंटेंसिटी के साथ क्या रिश्ता है, इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपके लिए बहुत मुश्किल, आप कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है, कॉन्फिडेंस से याद है, तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, एक बार देखने मात्र से आप इसको याद करके खुद से लिख सकते हैं। ये हो गया कंडीशन, हमने Vd देखा, Vd का फॉर्मूला E बाय m का यूज किया, E को साइड करके, E का फॉर्मूला V बाय L, कंडक्टर का लेंथ में L माना हुआ है, फिर V को अकेले करके ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है इसकी जगह हमने लगाया प्रोपोर्शनल, और ये कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया R विद द रेजिस्टेंस। और हम फिर यहाँ पर एक R का नया फॉर्मूला देख सकते हैं, एक फॉर्मूला हमने देखा R इक्वल टू V बाय I, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा, फिलहाल आप इसको जो देख रहे हैं इसको नोट करके रखेंगे, याद करके रखेंगे। और एक हमने फॉर्मूला दिखा R का ml बाय n e स्क्वायर a टाउ। तो एक एक करके बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे और एक दूसरे फॉर्मूला से कनेक्टेड होकर ही नए नए रिलेशन या नए नए फॉर्मूला को डिराइव किया जाएगा। तो आगे का आपको सभी रिलेशन, सभी डेरिवेशन बहुत ईजी से समझ में आ जाए, इसके लिए आपको जरूर से जरूर सारे के सारे फॉर्मूला को एक जगह लिख करके तैयार करना है, उसको याद करके तैयार करना है, जिससे आप इस तरह तैयार हो सकते हैं कि बड़े बड़े डेरिवेशंस को आप बिना किसी हेल्प के खुद से बना सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, ये हमारा ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेजिस्टेंस से अपनी चर्चा को स्टार्ट करेंगे। ओके।